अमेरिका को इस लड़ाई में क्या फायदा है, ये अब मैं आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, ये है आपका अमेरिका, ये दो हिस्सों में, एक ये है और एक ये ऊपर अलास्का भी है, ये भी अमेरिका का हिस्सा है और ये रशिया के बिल्कुल साथ लगता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रूस और अमेरिका बहुत दूर है, नहीं, एक तरफ से ये बहुत करीब भी है। जब इस मैप को आप ऐसे बंद करते हैं तो रशिया का ये वाला एरिया, ये यहां से बाहर निकलता है और यहां से सामने अमेरिका है, तो इनके बीच में जो आखिरी फासला रह जाता है ना, वो 4.5 किलोमीटर का रह जाता है। एक तरफ जो है रशिया का इलाका है केप डेजनिया और दूसरी तरफ अमेरिका का अलास्का है, तो ये बहुत करीब है इधर से ना, वहां पे बीच में जजीरे भी हैं इनके, कुछ रशिया के पास हैं, कुछ अमेरिका के पास हैं, लेकिन वहां पे बहुत करीब होने के बावजूद कोई ऐसा कंफ्लिक्ट है नहीं। भारत अमेरिका को फायदा क्या होगा, ये है जनाब वेनेजुएला, जिसपे अमेरिका ने हाल ही में कंट्रोल किया है। वेनेजुएला को कंट्रोल करने के बाद अमेरिका के पास अब यह सलाहियत है कि वो सबसे बड़ा ऑयल का जखीरा कंट्रोल कर चुका है। यहां पे अमेरिकन कंपनियां काम करेंगी, अमेरिका को तेल का मसला कोई नहीं है। माजी में अमेरिका भी अपना तेल यहां से लेकर जाता था, यहां से तेल निकलता था, यहां से यूं जाता था, अमेरिका को जाके मिलता था, माजी में होता था, अब नहीं होता। अब अमेरिका यहां से बहुत तेल ले लेता है, अमेरिका के अंदर अपनी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका ने नए जखायर बहुत सारे अपने काबू कर लिए हैं। अमेरिका का 1% तेल बताया जाता है कि वो यहां से जा रहा था, नहीं भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक सिंबॉलिकली तेल जा रहा था ना, अगर नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो अमेरिका को फर्क कोई नहीं पड़ेगा, उसकी इंडस्ट्री भी चलेगी, उसका काम भी चलेगा। बल्कि होगा ये कि अमेरिका यहां से जो तेल प्रोड्यूस करेगा वो अटलांटिक ओशियन के जरिए से और पैसिफिक ओशियन के जरिए से, इन दोनों समुद्रों के जरिए से दुनिया के ममालिक को बेचेगा। किसको बेचेगा, यहां बेचेगा, यहां बेचेगा, यहां बेचेगा, इंडिया को भी बेचेगा, बाकी ममालिक को कोशिश करेगा बेचने की। तो अमेरिका का तो तेल बिकेगा, अमेरिका की मसनूआत भी बिकेगी। अमेरिका यूरोप को कहेगा कि आप भी हमसे खरीदें। अब जो तेल यहां से पहले यूं जाता था, अब यहां से यूं आएगा, यहां से यूं जाएगा, तो अमेरिका के कंट्रोल में यूरोप की मईशत भी आ जाएगी। लूजर कौन बनेगा, यूरोप, क्योंकि उसे महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। चाइना का क्या बनेगा, जो सबसे बड़ा अमेरिका का कंपटीटर है। ये जो नीले रंग का नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला, ये चाइना है, ये चाइना है जी, और इसका एक बॉर्डर लगता है रशिया के साथ। तो रशिया के पास तो ऑयल है, तो रशिया चाइना की जरूरत पूरी कर सकता है, और चाइना के पास एक ऐसे को ट्रेड रूट्स हैं जहां वो ईरान से भी तेल ले सकता है। तो चाइना कुछ ना कुछ करके लड़ाई के इस माहौल में अपने लिए, क्योंकि चाइना खुद ये प्रोड्यूस नहीं करता तेल, उसके पास गैस और तेल इस तरह नहीं है, तो चाइना अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत सारा तेल और गैस इंपोर्ट करता है, तो वो इंपोर्ट रशिया से कर लेगा और ईरान से कर लेगा, तो चाइना का काम भी चल जाएगा। ज्यादा जो ममालिक पिसेंगे वो गरीब और तरक्की पजीर ममालिक, जैसा कि पाकिस्तान, जैसा कि इंडिया, जैसा कि अफ्रीकी ममालिक, जैसा कि गल्फ, और सबसे ज्यादा यूरोप, इन ममालिक के ऊपर इंपैक्ट आएगा। इसीलिए यूरोप इस लड़ाई में नहीं जा रहा, और अब बार बार अरब ममालिक ये कहना शुरू हो गया अब इस लड़ाई को नहीं लड़ते। डोनाल्ड ट्रंप टाइम बार बार जो बढ़ाते हैं, जो मैं बात कर रहा था, वो इसलिए बढ़ाते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे उनके साथ मिलकर ताकत के बलबूते पे ईरान को कंट्रोल करें और आबनाए हुर्मुज़ को जबरदस्ती खुलवाएं। अब अगर ये आबनाए हुर्मुज़ को जबरदस्ती खुलवाते हैं और ईरान नहीं खोलने देता और इसके नतीजे में नुकसान होता है, तो ये अंदाजा सबको हो गया है कि ईरान की पसली इतनी तगड़ी है और उसे इतनी सपोर्ट बाकी मुल्कों की मिल रही है कि उससे आप जबरदस्ती कर नहीं सकते, या ज्यादा नुकसान हो जाएगा। खित्ते की सारी जो तनसीबात हैं ऑयल की, वो तबाह हो जाएंगी, और इसमें अमेरिका को फिर भी फायदा रहेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। चाइना भी कुछ ना कुछ करके सर्वाइव कर जाएगा, रशिया का बहुत फायदा हो जाएगा। नुकसान किसका होगा, ये बेचारे साउथ एशिया के कंट्रीज जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, और ये इससे आगे आप आ जाए जापान वगैरह, साउथ अफ्रीका, ये जनूबी कोरिया वगैरह, इन लोगों का नुकसान हो जाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज का नुकसान हो जाएगा, गल्फ तो बिल्कुल तबाही हो जाएगा, और उसके बाद यूरोप का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये बात अब सबको समझ आ गई, इसलिए सारे लड़ाई से अवॉइड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप घेर के लड़ाई में लाता है, ये सारे लड़ाई से निकलते हैं, और इनकी कोशिश है कि ट्रंप यहां पे लड़ाई को अधूरा छोड़ के चला जाए। इसराइल का फायदा जरूर होगा। याद रखिएगा कि ये छोटा सा कंट्री है इसराइल, ये यहां पे है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, ये मैप आप देखिए, ये नाज़रीन इसराइल है, ये एक्सपेंशन कर रहा है। इसराइल का मालो दौलत, उसका सारा सिस्टम पूरी दुनिया में पड़ा हुआ है। एक मालियाती निजाम के अंदर इसका बहुत बड़ा हिस्सा है इसराइल का। तो इसराइल के लिए यह प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसराइल में जितनी इमारतें तबाह कर देंगे, जितने बंदे मार देंगे, यही इनका नुकसान है, और ये इस नुकसान को पूरा भी कर लेंगे, क्योंकि इनके पास बेशुमार पैसा और सपोर्ट मौजूद है पूरी दुनिया में। अगर आप ये देखें कि 1946 में ये इसराइल का जो मैप है पूरा, ये फलस्तीन और इसराइल, ये कैसे था, तो ये सबद इलाका जो है, ये 1946 में ये जो हरा एरिया सारा, ये मुसलमानों के पास था, फलस्तीनियों के पास था। ये छोटा सा जो ये येलो एरिया छोटे छोटे हैं, यहां पे इसराइली आके नए नए बसे थे, मुसलमानों ने इनको जमीनें दी थी और बेची थी। इसके बाद 1947 में लड़ाई होती है, फिर इसराइल ऐसे हो गया, ये देखें,
ये बढ़ गया और मुसलमानों का इलाका कम हो गया, लेकिन जेरूशलम मुसलमानों के पास था। 1967 में जंग होती है और इसराइल काफी हद तक जेरूशलम पे भी कब्जा कर लेता है और बहुत सारे एरिया पे मजीद कब्जा करता है। अब इसराइल ये इतना बड़ा हो गया है, ये सारा एरिया इसराइल के पास है और ये थोड़ा सा एरिया मुसलमानों का कम होते होते ये गजा है और ये जेरूशलम उसकी सराउंडिंग है, जिसको वेस्ट बैंक आप कहते हैं। और अब आप ये देखें कि आज सूरत हाल ये है कि मुसलमान नुक्तों में छोटी छोटी आबादियों में बंद कर दिए और बाकी सारा इलाका यहूदी आबाद कर दिया और उसके साथ ये इसराइली इलाका है। तो इसराइल अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है। ये इस वक्त आपको जो इसराइल का या फलस्तीन का मैप नजर आता है वो ऐसे ही नमूतरा मैप है। मुस्तकबिल में ये मैप कैसा होगा इसके बारे में प्रेडिक्शन की जाती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, और वो इसलिए कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो एक पूरी रियासत थी वो उसको बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस मिथ को बोलते हैं। तो ये है वो मैप जिसे ग्रेटर इसराइल कहते हैं। यानी अभी आपको मैंने दिखाया कि वो बिल्कुल नमूतरा और बारीक एक मैप है, वो इस एरिया में है, लेकिन मुस्तकबिल में इसराइल इस तरह का होगा ये दावा किया जाता है और इस ख्वाहिश का बार बार इजहार किया जाता है। ये देखने, ये वो मैप है जो पुराना है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो एक रियासत होती थी वो इस नौयत की होती थी और दावा किया जाता है कि इसी को दोबारा बनाया जाएगा। अब अगर ये बन जाती है या बनाने की कोशिश की जाती है, देखें ना, अगर अरब ममालिक और ईरान ये सारे आपस में लड़ेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। जब कमजोर हो जाएंगे तो इन पे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा और यही बात तुर्की बार बार समझाता भी है। अब आप ये देखें कि इसमें कौन कौन से ममालिक फंसेंगे। ये आ गया एक और मैप, ये देखें, ये जॉर्डन सारा का सारा गया। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको आसानी से नजर आए। ये देखें, ये जॉर्डन जिसको आप उर्दन कहते हैं सारा का सारा गया। सीरिया जिसको आप शाम कहते हैं वो भी गया। लबनान ये पूरा इसका हिस्सा है। ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके पास है। साइप्रस का जजीरा उधर चला जाएगा, तुर्की का एक हिस्सा चला जाएगा। इसके बाद ये तुर्की के बाद ईरान का कुछ हिस्सा है जो बताया जा रहा है कि वो भी शामिल हो जाएगा इस मैप के मुताबिक। कुवैत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो भी ग्रेटर इसराइल में चला जाएगा। सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो भी ग्रेटर इसराइल में चला जाएगा। रेड सी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है ये भी चला जाएगा। और ये मिस्र का एक बहुत बड़ा पोर्शन स्वेज कैनाल समेत ये भी इसराइल का हिस्सा बन जाएगा। ये दावा किया जाता है। यानी ईरान, इराक, शाम, लबनान, मिस्र, सऊदी अरब, बहुत सारे ममालिक जो है, तुर्की इवन, और कुवैत और रेड सी, और इसके अलावा ये पहुंच जाएंगे यहां तक, ये जो पर्शियन गल्फ है। तो ये एक प्लान है जो बहुत अरसे से है। बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले इसके ऊपर बात करते हैं और इसी के बारे में कहा जाता है कि आखिरी लड़ाई यहां पे गालिबन होगी। और इसके बारे में चाहे वो इस्लाम है, चाहे ईसाईयत है, चाहे यहूदियत है, हर मजहब के अंदर ये एरिया, ये खित्ता, यहां की लड़ाई, इसकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस मौजूद है। नाजरीन, इमरान खान की बहनें वो एक मरतबा फिर गई अडयाला जेल के बाहर और उनकी फिर मुलाकात नहीं करवाएगी इमरान खान साहब से। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उन्होंने 11 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया। 3 हफ्ते बाद आना, दोबारा फिर बात करेंगे। और उन्होंने हुकूमत से और इदारों से उन्होंने जवाब तलब कर लिया कि आप बताएं इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे, जबकि पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने इस बात की मुखालफत की है। तो ये जो बहनों की मुलाकात है इसको ना करवाना बिल्कुल अब नॉर्मलाइज कर दिया गया। ये कोई बड़ी खबर भी नहीं बनती। लेकिन अलीमा खानम ने यह कहा कि वो जो एक अवामी तहरीक उन्होंने शुरू की है और लोगों को वो मोटिवेट कर रही है। तो उनका ये जोर है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, ना मैं ये पॉलिटिक्स कर रही हूं, ये मैं सिर्फ अपने भाई के लिए कर रही हूं और एक ऐसे आदमी के लिए कर रही हूं जो कौम का एक बहुत बड़ा लीडर है और कौम उसके लिए निकलना चाहती है। तो हमने तो जोर लगाना है, कोई और लगाए या ना लगाए। तो जो उनकी तहरीक या उनकी कोशिश है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन भी नहीं कर रही बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि जो स्टेटमेंट था इमरान खान की बहन का उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसोन किया है। और लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं डिसोन करने के अलावा। बैरिस्टर गौर ने कहा जी इमरान खान की बहन को हरासा ना करें, मौलाना के बयान को भी छोड़ें, एक बयान से आपके दिफा के ऊपर आंच नहीं आएगी। उन्होंने कहा मार्का हक के बारे में इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी के बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। नौरीन बीबी को आप हरासा ना करें, नोटिस ना भेजें, एक बयान से पाकिस्तान के दिफा पर आंच नहीं आएगी। मैं ये भी कहूंगा कि मौलाना के बयान का मामला भी आप छोड़ दें, इनसे दिफा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की बहनें जोर लगा रही है, ये कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ उससे अपने आप को अलग कर रही है और कारकुन तो जुड़ रहा है, आम आदमी तो जुड़ रहा है इमरान खान की बहनों के साथ। वो हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में बुनीर में भी निकले, मालाकंड में निकले, उन्होंने जोर लगाया मिलकर और वो ये कहते हैं कि हमें लेकर चलो इस्लामाबाद की जानिब हम जाना चाहते हैं। हो सकता है फ्यूचर में इमरान खान की बहन एक बहुत बड़े एहतजाज को लीड कर रही हूं
हो सकता है ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए, कोई स्ट्रीट मूवमेंट भी शुरू हो जाए, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अपने आप को इन चीजों से दूर रखना चाहती है। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में है कि कोई ना कोई डील करके या कोई ना कोई मामला बना के हम एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे कायल कर लेंगे कि मुल्क के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, तो सियासी इस्तेहकाम के लिए आप थोड़ा पीछे हट जाएं। और थोड़ा पीछे हटने की सूरत में मुफाहमत हो सकती है, तो वो मुफाहमत के रस्ते के ऊपर है। मज़ामत के रस्ते के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फिलहाल दिखाई नहीं देती। लेकिन जो रास्ता अपनाया हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने, वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। वो इमरान खान की मुलाकातें भी नहीं करवाते, इमरान खान के डॉक्टर से भी नहीं चेक करवाते, इमरान खान के वकला को भी नहीं मिलाते। इमरान खान साहब के केसेस भी अदालतों में उनकी मर्जी के बरक्स लग रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे रही, हाई कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे रही, तो आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। तो जो रियासत की पॉलिसी है या रियासती इदारों की पॉलिसी है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट की है, वो तो अभी भी इसके ऊपर कारबंद है कि इमरान खान को जितना दबाएंगे उतनी उनके लिए स्पेस बनेगी। और वो ये जानते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो वो इनकी स्पेस छीनेंगे और इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। इन्होंने काफी नॉर्मलाइज कर दिया है कि इमरान खान को कहते तन्हाई में रखना, जबर करना, जुल्म करना, लोगों को जेलों में डालना, लोगों को तशद्दुद करना, लोगों को जबरी तौर पे लापता करना, मुकदमात बनाना, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाना, गद्दारियों के फतवे बांटना, ये सारी चीजें बहुत पाकिस्तान में नॉर्मलाइज कर दी गई। अभी जब फजल रहमान के साथ हल्की हल्की सी टुकटक हो रही थी तो उसमें कुछ लोगों ने बड़ी जोर से बातचीत की, लेकिन बहुत नॉर्मल लगा सब कुछ। फजल रहमान के बयानात भी बड़े नॉर्मल लगे। एक तो फजल रहमान साहब से ये उम्मीद करना कि वो बहुत बड़े इनकलाबी बनकर सामने आएंगे, ये सबकी खाम ख्याली है। वो सियासत करते हैं और वो बहुत ही रवायती नौयत के सियासतदान हैं। वो स्टेटमेंट देते भी हैं, उनके अपने कुछ उसूल बाज़-औक़ात आते हैं, लेकिन ज्यादातर फजल रहमान साहब सियासत में फायदा और नुकसान देखते हैं। वो ये देखते हैं कि वो ज्यादा फायदा कहां से ले सकते हैं, तो वो उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड करते हैं। अभी वो काफी फ्रस्ट्रेट हैं फजल रहमान साहब, क्योंकि उनका किसी भी हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा नहीं है और उन्हें कुछ ऐसी सहूलतें जो माजी में मुयस्सर रही वो शायद उनके पास नहीं है। तो आज फजल रहमान कुछ सख्त बयानात दे रहे हैं, लेकिन क्या ये बयानात एक इनकलाब में बदल जाएंगे? अभी मेरा ऐसा तज्जिया है, जो गलत भी हो सकता है, कि नहीं, फजल रहमान साहब से ये ना हो पाएगा, बहुत मुश्किल है कि वो ये कर पाए। अलीमा खानम ने कहा जी मुज़ाहमत ही हम करेंगे और हम एहतजाज करेंगे और हम जोर लगाएंगे, हम प्रेशर डालेंगे। जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रियासत मुखालिफ मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है। फजल रहमान साहब के बयान के ऊपर मुतहद्दा मदारिस कौंसिल ने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया है। यानी ताहिर अशरफी साहब काफी हद तक अब मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले में मौलवियों को इकट्ठा कर रहे हैं, और ताहिर अशरफी साहब जो है उनको मौका मिला फजल रहमान साहब से बदला लेने में, जो माजी में उनको शर्मिंदगियों का सामना बार बार करना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि वो मौका हाथ से जाने देंगे, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बैकिंग कर रही हो ना, तो फिर आप मौलवियों को भी दबा लेते हैं, मदारिस को भी दबा लेते हैं, आप इधर भी उधर भी कर लेते हैं। ये बेचारे गरीब लोग होते हैं, ये काबू आ जाते हैं। तो ये बड़ा मौका है ताहिर अशरफी के पास कि वो मौलाना फजल रहमान साहब से वो बदला ले सके माजी का, जो वो अब तक नहीं ले पाए थे। तो मुतहद्दा मदारिस कौंसिल पाकिस्तान ने तहरीरी एलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया कि शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी भी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिले कबूल है। फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ उनकी जमात का जाती मौक़िफ़ है। पाक फौज के शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और कौम के लिए बाइस फख्र हैं। तर्जुमान डॉक्टर मीर मोहम्मद आसिफ अकबर कादरी का कहना है कि दीनी मदारिस, मसाजिद, उलमा और तलबा का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों या कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि मदारिस हमेशा पाकिस्तान की नजरियाती, फिक्री, जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का मरकज रहे। तो जनाब ये फजल रहमान साहब के खिलाफ एक और तबका खड़ा किया गया या एक और जगह से स्टेटमेंट दिलवाया गया। तो लगातार ये सिलसिला जारी है। अब मैं इसको अभी तक ये समझता हूं कि फजल रहमान साहब वो स्पेस लेना चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रही है, या तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो मुज़ाहमत की जिस पॉलिसी को तर्क कर रही है, फजल रहमान साहब उस पॉलिसी को अपना के तो वो मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं अवाम में। लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे? देखिए, इमरान खान का मामला है ना सारा। पीटीआई के पास आज जो मकबूलियत है वो इमरान खान की वजह से है, बाकी लोगों को तो लोग जानते भी नहीं है। तो क्या फजल रहमान साहब उतना बर्दाश्त कर सकते हैं या उतना स्टैंड ले सकते हैं जितना इमरान खान ने लिया? जब तक वो नहीं लेंगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। तो ये बहुत मुश्किल है। नादरीन, ये एक और खबर है गंदम के हवाले से। जाते जाते आपको मैं एक खबर दे दूं, गंदम की कीमत नादरीन 5,000 रुपए मन तक पहुंच गई।
जब किसान बेचता है तो 2800 3000 बस यहां तक थी। लेकिन जैसे ही मिडिलमैन के पास आई या सरमायाकारों के पास आई या सरमायादारों के पास आई, जो मिडिलमैन है, जो पैसा बनाते हैं इस सारे खेल के अंदर, सट्टा खेलते हैं इन चीजों पे, जैसे ही उनके पास गंदुम आई, उन्होंने अपने गोदामों में रखी तो कीमत 2000 बढ़ गई। यानी दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें आप 2 महीने में इतना पैसा कमाएं कि आप 3000 रुपए की एक चीज खरीदें। फर्ज करें आपने 3 करोड़ रुपए की गंदुम ली और अब वो 5 करोड़ रुपए की है। आपने अगर 30 करोड़ रुपए की गंदुम ली तो अब वो 50 करोड़ की है। दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें पैसा इतनी रफ्तार से दुगना हो जाए? कोई और कारोबार ऐसा नहीं है। 2800 रुपए में बिकने वाली गंदुम 5000 रुपए में बिक रही है और बाज जगहों पे गंदुम की कीमत इससे भी ज्यादा हो गई है। तो ये किसान का इससे बड़ा इस्तेहसाल हो नहीं सकता। ये पूरा सिस्टम ही इन चीजों पे खड़ा है कि मिडिलमैन पैसा ज्यादा बनाता है, किसान को मुनाफा कम होता है। जो बैठा हुआ है सुकून के साथ, जो जखीरा अंदोजी करता है, वो ज्यादा पैसे अपने घर ले जाता है। और ये इस किस्म की पॉलिसी की वजह से जब लोग गरीब होते हैं ना तो मुल्क को भी नुकसान होता है। पाकिस्तान की बरामदात लगातार कम हो रही हैं। मैं सिर्फ 1 महीने का डाटा आपके सामने रखता हूं। जून 2026 में सिर्फ 1 महीने में पाकिस्तान की जो बरामदात है, जो पाकिस्तान चीजें बनाकर बाहर भेजता है दुनिया को, उसमें कमी हुई है 16%। और जो चीजें पाकिस्तान दुनिया से मंगवाता है या जिन चीजों को दरामद करता है पाकिस्तान के अंदर, उनमें इजाफा हुआ है 27%।